हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड इन द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। तो कंफर्म कर देंगे सो दैट मैं इस सेशन को शुरू कर सकूं। तो आज का ये हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन है और इस सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि IIBF ने जो क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस की हैं, तो इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो की हैं वो चेंजेस क्या हैं और इन चेंजेस को हमने कैसे टैकल करना है। सो क्वेश्चंस का नया पैटर्न क्या है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेंड्स, देर इज ए नोटिफिकेशन फ्रॉम IIBF। सो रिसेंटली IIBF का ये नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं फॉर न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? दीज आर द क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। अभी तक जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है, सो देयर इज ए क्वेश्चन पूछ के फिर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। कई बार ऑप्शंस को वो ग्रुपिंग कर देता है। तो जितने क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो ऑप्शन के साथ पूछे जाते हैं। लेकिन अब इस पैटर्न में क्या चेंज है? क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। और ये कब से इंप्लीमेंट हो रहा है? ये नवंबर दिसंबर 2023 से इसको सभी पेपर्स के ऊपर यूज किया जा रहा है। अभी तक पोजीशन क्या था? तो अभी तक पोजीशन ये था कि एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने BFM पेपर में जून 23 एग्जाम के अंदर इस पैटर्न को अडॉप्ट किया था। तो जिन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे जहां ऑप्शन नहीं दे रखे थे, तो अगर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दे रखे तो फिर हमने उनको कैसे टैकल करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने BFM का पेपर दिया होगा जून 2023 के अंदर, वो इस पैटर्न को कुछ ना कुछ हद तक ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और हो सकता है वो कुछ असहज भी महसूस करते हों, अनकंफर्टेबल, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ऑप्शंस। तो अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर हमें माइंड एप्लीकेशन ज़्यादा करना होगा। तो चलिए अब पोजीशन क्या है? नो दे हैव टेकन दिस डिसीजन कि नवंबर दिसंबर एग्जाम से तो वो सभी पेपर्स के लिए ऑल द 4 पेपर्स जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनमें ये पैटर्न को वो अडॉप्ट करने जा रहे हैं। तो कंपलसरी पेपर में हमारे पास ABM है, BFM है, एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ है। यानी सभी पेपर्स में अब वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइन भी इशू की है। वो डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है तो उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट पेपर में हम उस प्रकार से क्वेश्चन से मैक्सिमम स्कोर ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द पोजीशन? सो क्या क्या गाइडलाइन उन्होंने इशू की हैं? सबसे पहले सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। कौन से टाइप के? क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस। So some questions of this type will be administered in all above mentioned papers. तो ये जो 4 पेपर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन सभी के अंदर all इस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाएगा। The questions will be diverse and will cover some all modules of the subject. तो क्वेश्चन होंगे वो डाइवर्स होंगे, यानी कहीं सी एक जगह से नहीं होंगे वो क्वेश्चंस, वो अलग अलग जगह से होंगे और उनमें सभी मॉड्यूल को भी कवर किया जा सकता है, सब मॉड्यूल में से भी उनको पिकअप किया जा सकता है। तो यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो हर मॉड्यूल से क्वेश्चन पिकअप किए जाएं, हो सकता है वो सभी से पिकअप किए जाएं और हो सकता है उनमें से कुछ मॉड्यूल में से पिकअप किए जाएं, लेकिन क्वेश्चन डाइवर्स होंगे, यानी अलग अलग जगह से पिकअप किए जाएंगे। सो फर्स्ट ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस मीन इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम प्रिपेयर करेंगे तो सभी मॉड्यूल से हम प्रेपरेशन इसकी करेंगे।
तो किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल से नहीं। सेकंड गाइडलाइन क्या है? ईच सच क्वेश्चन शेल कैरी 1 मार्क। तो इनमें जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे जैसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो दे विल कैरी 1 मार्क पर क्वेश्चन। तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। दिस क्वेश्चन विल नॉट बी इन MCQ फॉर्मेट। तो ये MCQ फॉर्मेट में नहीं होंगे, यानी जो हमारा ऑप्शंस वाला क्वेश्चंस होते हैं तो वो नहीं होंगे। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन होगा और आंसर के लिए बॉक्स छोड़ा जाएगा। आफ्टर एवरी क्वेश्चन ए रिस्पॉन्स बॉक्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर कीइंग इन द आंसर। तो हर एक क्वेश्चन के बाद एक रिस्पॉन्स बॉक्स क्रिएट किया जाएगा, वो आपको नजर आएगा। तो जहाँ पे आपने अपने आंसर को टाइप करना है, कीइंग मीन्स आपने अपने आंसर को वहाँ पे टाइप करना है। तो वहाँ क्लिक की सुविधा नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन तो है ही नहीं। तो क्लिक की बजाय हमने अपने आंसर को टाइप करना होगा, कीइंग करना होगा हमने अपने आंसर को। कैंडिडेट विल हैव टू की इन द रिस्पॉन्स फॉर ईच सच क्वेश्चन। तो वहां पे आंसर आपने कहाँ पे देना होगा, वो जो बॉक्स बना होगा उसके अंदर अपने रिस्पॉन्स को आपने इंसर्ट करना होगा कीबोर्ड की मदद से। और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ओनली यूज वर्चुअल कीबोर्ड इनबिल्ट इनटू द सिस्टम टू की द नंबर्स साइन। तो वहां से आपको कोई अलग से कीबोर्ड नहीं मिलने वाला। तो जो उसका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर ही आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड बना के देगा और वो बिल्ट इन होगा सिस्टम के अंदर ही, और उसके अंदर नंबर्स होंगे या साइंस होंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अंदर नंबर्स होंगे या साइंस होंगे। इट मीन उसके अंदर अल्फाबेट्स नहीं होंगे। ओनली नंबर्स एंड साइंस होंगे। दीज क्वेश्चन विल बी न्यूमेरिकल इन नेचर। इन क्वेश्चन का नेचर क्या रहेगा? इनका नेचर रहेगा कि ये न्यूमेरिकल होंगे इन नेचर, या इनके जो आंसर्स होंगे वो न्यूमरल्स में होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 चीज आ गई। एक, इसका मतलब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। दूसरे, वो हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनके न्यूमरल आंसर्स हों, क्योंकि हमें प्रोवाइड क्या किया जाएगा आंसर देने के लिए? नंबर्स एंड साइंस ही प्रोवाइड किए जाएंगे, अल्फाबेट प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू की इन द नंबर्स 0 to 9। तो जो कैंडिडेट है वो 0 से के लाइन नंबर तक कुछ भी की इन कर सकता है, यानी जो इंसर्ट करेगा, टाइप कर पाएगा वो 0 से के नंबर 9 होंगे अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। तो उसका एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स भी हो सकता है, जैसे माइनस वगैरह हो सकता है। इफ आंसर इज नेगेटिव इट शुड बी प्रेसीडेड बाय माइनस साइन। तो अगर आंसर हमारा नेगेटिव में आता है, अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं प्रीफिक्स के तौर के ऊपर। सो अगर आंसर माइनस में आता है, लेट अस से अगर हमारा आंसर आता है 9.5 लेकिन ये माइनस में आता है, तो उसके आगे हम माइनस के साइन को पुट कर देंगे। तो 0 से 9 तक हम ये डिजिट्स हमें अवेलेबल रहेंगे नंबर्स, और साथ में कुछ साइंस होंगे अवेलेबल। तो जैसे माइनस साइन हमने डालना है तो अकॉर्डिंगली हम उसमें डाल सकते हैं। नो अल्फाबेट और नो अदर कैरेक्टर। तो ना तो अल्फाबेट हमें उस कीबोर्ड में नजर आएंगे, ना कोई दूसरा कैरेक्टर जैसे कॉमा, जैसे अंडरस्कोर, जैसे हाइफन। तो ये वहां पे अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? अलाउड है हमें जैसे माइनस का साइन है और नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। तो ब्रॉडली ये हमें वहां पे अवेलेबल होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सर्कुलर को, ये जो IIBF का सर्कुलर है, तो वहीं से इन आइटम्स को हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए पिकअप किया है। तो इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ और प्रिकॉशंस भी हैं जो जनरल प्रिकॉशन है। ब्रॉडली जो कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके अलावा छोटी छोटी और जो बातें हैं प्रैक्टिकली करने के लिए,
तो वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब प्रैक्टिकली हमारी ये सिचुएशन क्या बनेगी, उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख लेंगे और फिर आपको कीइंग इन कैसे करनी है उसको भी अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह के होंगे। पहले हम लेते हैं इसमें BFM से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे। BFM से ये क्वेश्चन जैसे बनता है, $, इंडियन एक्सचेंज रेट इज 82 रुपीज़ 30 पैसा, व्हाट विल बी इंडियन करेंसी $, रेट। तो ये क्वेश्चन आपको वहां से पूछा गया है, तो आपने इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें डायरेक्ट रेट गिवन है, तो ये डायरेक्ट रेट कहलाता है। और यहाँ पे हमने इनडायरेक्ट रेट कैलकुलेट करके देना है। अगर हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेट की, तो हम इस रेट को यूज करते हुए वो कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला कहता है कि 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट रेट अगर आप यूज करते हैं तो आपका आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 82.30। तो कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर लीजिए और हमारा आंसर उसके बाद हमने टाइप कर देना इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर हम इस आंसर को कैसे टाइप करेंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे। तो वहां पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, वहां पे आपको माइनस का साइन भी मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में माइनस का साइन यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.0122। तो इस प्रकार से हमने वहां आंसर को दिखाना है और ये हमें 1 मार्क दे देगा, 1 नंबर उससे हमें मिल जाएगा। For BFM, let us see another question. Home loan ₹35 lakh. What will be amount of capital required? होम लोन 35 लाख रुपीस का है, इसके लिए कैपिटल बैंक को कितनी चाहिए। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 9% का कैपिटल रिक्वायर्ड है और इसका हमारे पास 35 लाख का पहले रिस्क वैल्यू कितनी होगी। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे रिस्क वैल्यू के अंदर। 35 लाख का अगर इसकी वैल्यू है तो 50% हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं इसका रिस्क वेट है। अगर 50% रिस्क वेट है तो इस लोन की जो रिस्क वैल्यू बनी वो बनी 17.50। 9% के रेट से जो हमें कैपिटल चाहिए तो वो कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे एट 9% और हमारी कैपिटल बन जाएगी 1.575। तो ये हम उस बॉक्स में इंसर्ट कर देंगे। तो वर्चुअल कीबोर्ड को हम यूज करके इस वैल्यू को बॉक्स में इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से ही अगर हम ABM में देखते हैं, फर्म ए स्टॉक्स 35 लाख, नेट सेल 245, तो ये भी लाख है। व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितने टाइम्स बनती है। तो हमारे पास स्टॉक 35 लाख के हैं, नेट सेल्स 245 लाख की बनती है। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम टर्नओवर को, सेल को हम डिवाइड कर देंगे बाय स्टॉक्स। तो हम रेशियो को जब कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स हमारा आंसर बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है तो ये हमें अलाउड नहीं है वहाँ पे, इसके लिए आपके पास कोई की नहीं होगी। तो इट मीन आपका आंसर ये नहीं बनेगा। आप आंसर कैसे करेंगे, तो आंसर विल बी लाइक दिस। 7 होगा और यहाँ पे टाइम्स आपने फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। व्हाट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तो जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल को पकड़ते हैं तो उसमें हमें डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उसी के अंदर एटीट्यूड का हमारा एक कंपोनेंट बनता है। तो एटीट्यूड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हमने केयरफुली उसका प्रेपरेशन किया है तो एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम सीधा आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सेल्स ₹80 लाख, EBIT 5%। अब हम बात कर रहे हैं ABFM के।
पेपर से। सेल्स 80 लाख है, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5% है, अर्निंग बिफोर टैक्स ये 4% ऑफ सेल्स है। व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो हमने बताना है फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री कितनी है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, EBIT को हम EBT के साथ डिवाइड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली आंसर कैलकुलेट कर देंगे। तो अवर आंसर विल बी 1.33। तो 1.33 नहीं बनेगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। आंसर हमारा बनेगा 1.25। नो ABFM के अंदर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 2 लाख का है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कितने होंगे। सो ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद इसको आंसर को इंसर्ट कर देंगे। सो कैलकुलेशन के लिए ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर लेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 100, वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपीज़ हुआ, तो दिस मीन हमारी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 40 होगी। और फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम कंट्रीब्यूशन के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो 2 लाख है, तो 2 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा। सो 5000 विल बी आवर आंसर। तो हम इस प्रकार से उसको इंसर्ट कर देंगे। अब BRBL बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉ के पेपर में ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बैंक्स नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉर स्टार्टिंग ऑपरेशंस। अगर किसी बैंक ने ऑपरेशन को स्टार्ट करना है तो उसको एक लाइसेंस चाहिए होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को से, और ये लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। ये सेक्शन कौन सा है, तो ये सेक्शन है 22। यानी यहाँ पे जो कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आंसर उनका न्यूमरल्स में होगा, या तो वो न्यूमेरिकल होगा जैसे ये न्यूमेरिकल है, तो या उसका आंसर न्यूमरल में होगा, अल्फ़ाबेट में उसका आंसर नहीं होगा जैसे हमने यहाँ पे दिखाया था। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर न्यूमरल्स में होंगे। इन केस ऑफ कंसोर्टियम टू इनिशिएट सरफेसी एक्शन, कंसेंट ऑफ बैंक्स होल्डिंग हाउ मच % ऑफ टोटल एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। अगर कंसोर्टियम अकाउंट है और उसमें सरफेसी का एक्शन हमने इनिशिएट करना है तो बैंकों की कंसेंट चाहिए। कितने % शेयर होल्डर्स बैंक होने चाहिए जिनकी वो कंसेंट ज़रूरी है। तो हमारा आंसर जो हमने तैयार किया वो 60% होता है, तो हमने 60% आंसर के लिए 60 को टाइप करना है, बिकॉज परसेंटेज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे कर देना है। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इन एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे आपने आंसर्स को कैसे की इन करना है, कैसे यूज़ करना है, और डिफरेंट पेपर्स में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में ये हो सकता है कि ये केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास BRBL में तो न्यूमेरिकल बनने नहीं है, तो इसी प्रकार से हमारा एटीट्यूड का क्वेश्चन था, इसमें भी हमारे न्यूमेरिकल्स तो बनते नहीं हैं, लेकिन इनके आंसर्स नंबर में हो सकते हैं। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड किया गया। तो इस एग्जाम्पल के बाद आई एम श्योर तो आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि आपने प्रेपरेशन अब कैसे ध्यान रखना है। तो प्रेपरेशन करते समय हमने केवल अब ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, यानी हमारी टोटल प्रेपरेशन का अब फोकस हमें चेंज करना होगा। और हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, हमारा फोकस रहेगा फैक्ट को जानने के ऊपर। ऑप्शन की हेल्प के बगैर वी विल बी एबल टू आंसर, तो फिर हमारी प्रेपरेशन अच्छी बनती है। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको 8 यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को क्लोज करने से पहले दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को यूज़ करके कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इश्यूज आ रहे हो सकते हैं। पहला इशू, इनको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है। जो कुछ भी इनमें लिखा है, जैसे लिखा है, वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है अंडरस्टैंड करने को, इसीलिए आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ता है और फिर भूल भी जल्दी जाते हैं। सेकंड,
यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम, आपको काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन टाइम आपके पास पहले से ही कम होता है। ड्यूरिंग डे टाइम आप जॉब करते हैं। देन प्रैक्टिस के बगैर हम बहुत सारे आंसर्स नहीं दे पाते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इसमें जो क्वेश्चन अवेलेबल हैं बुक्स के अंदर वो उतने नहीं हैं जो हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सके। क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। देन केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट आपको बहुत कहीं कहीं मिलेंगी, बहुत कम केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी या बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें फ्रेंड, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो जब इन वीडियो लेसन से आप प्रेपरेशन करते हैं तो एक तो बेनिफिट आपको ये होता है कि कंसेप्ट हम उसमें बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि ये आपका कंसेप्ट बनता है, और फिर हम बहुत क्विकली आपको बता पाते हैं, उससे आपका टाइम भी सेव होता है, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी बन जाती है और आप बहुत सारा टाइम भी सेव कर लेते हो। तो ये आपके वीडियो लेसन आपको बेनिफिट देने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और केस स्टडीज़ अवेलेबल होते हैं विद सॉल्यूशंस। तो अगर आप उनको यूज़ करते हो तो आपकी केस स्टडीज़ की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए, तो ये अवेलेबल कहाँ पे है? या तो ये अवेलेबल हमारी ऐप के अंदर है या अवेलेबल हमारी वेबसाइट के थ्रू है। तो आप इन दोनों में से किसी सोर्स को यूज़ करें और इनका गेन लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई एम श्योर कि नए पैटर्न को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, और अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को लाइक करने में संकोच नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने 20-22 मिनट्स वीडियो को वॉच करने के लिए लगाए हैं तो 2 या 3 सेकंड्स आप इसको लाइक करने में अगर स्पेंड करें तो इससे दूसरे स्टूडेंट को एक एनकरेजमेंट मिलती है। सो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसके ऊपर कमेंट भी करते हैं तो दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपके कमेंट को पढ़ के इस वीडियो को वॉच करते हैं। तो कमेंट भी कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।